एक देहाती सड़क है। आसमान फीका है और उसके नीचे एक अकेला पेड़ खड़ा है, सूखा और टेढ़ा मेढ़ा पेड़। सड़क के किनारे दो आदमी हैं। उनके सिर पे पुरानी घिसी हुई टोपियां हैं। उनके जिस्म पर ढीले ढाले कोट हैं। पैरों में ऐसे जूते हैं जो ठीक से फिट भी नहीं होते। वे खड़े खड़े बातें करते हैं, कभी झगड़ पड़ते हैं, कभी सपने बुनते हैं तो कभी किस्से बुनते हैं, और सोचते हैं कि अब यहाँ से चलते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया। लेकिन वे कहीं नहीं जाते। असल में वे इंतज़ार कर रहे हैं एक शख्स का जिसका नाम है गोडो। वे इतना इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन गोडो नहीं आता। वो कभी नहीं आता। पहली नज़र में सब कुछ बेहद मामूली दिखता है। न कोई सीन बदलता है, न कहानी में कोई बड़ा मोड़ आता है, न कोई सॉलिड क्लाइमेक्स मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस नाटक में कुछ भी नहीं है। फिर भी यह नाटक 70 बरस से दर्शकों को बांधे हुए है। ये दुनिया की हर बड़ी भाषा में खेला जा चुका है। शानदार 5 स्टार होटल्स में खेला गया, जंग की मिसाइलों से बर्बाद हो चुके शहरों में खेला गया, भयानक मुजरिमों से भरी जेलों में खेला गया, अपना वतन छोड़ किसी और ज़मीन पे शरण लेने वाले बेबस रिफ्यूजी कैंपों में खेला गया, और भव्य रंगमंचों पे भी खेला गया। कितने कम होते हैं ऐसे नाटक जो हर मुमकिन जगह पे खेले गए हों। आप ताकतवर हों या बेबस, वेटिंग फॉर गोडो नाम का यह नाटक हर किसी को पकड़ लेता है। सवाल उठता है कि आखिर इस नाटक में ऐसा है क्या? इस कहानी के कहने में ऐसा क्या खास है जो हमारी अपनी जिंदगी से टकराता रहता है? हम क्यों अब भी उन दो लोगों को इंतज़ार करते देखते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि उनका इंतज़ार तो हमारा अपना इंतज़ार है? अब सीन देखिए। पेरिस शहर है, जनवरी 1953 का वक्त है। लेफ्ट बैंक के एक छोटे से थिएटर में पहली बार सैमुअल बेकेट का यह अनोखा नाटक वेटिंग फॉर गोडो मंच पे आया। मंच पे जो दो आदमी हैं उनके नाम हैं व्लादिमीर और एस्ट्रागोन। प्यार से उन्हें डीडी और गोगो कहा जाता है। वे फक्कड़ हैं, मस्खरे हैं। कभी भाई जैसे दिखते हैं तो कभी किसी पुराने झगड़ालू दोस्तों की जोड़ी जैसे दिखते हैं। आदत और मजबूरी ने उन्हें एक साथ बनाए रखा है। एक ऊंची ऊंची बातों में खोया रहता है तो दूसरा अपने मिसफिट जूतों की फिक्र में उलझा रहता है। एक को सब याद रहता है, दूसरा हर बार भूल जाता है। उनकी बातचीत गोल गोल घूमती रहती है। कभी झगड़ पड़ते हैं, कभी एक दूसरे से लिपट जाते हैं, कहते हैं कि अब यहाँ से चलेंगे, पर उनके पांव हिलते ही नहीं, और बहुत कुछ रिपीट होता रहता है। ऊपर से उनका तौर तरीका, ढंग नॉन सीरियस टाइप का लगता है, जैसे कोई पुराना तमाशा चल रहा हो या मेले का कोई खेला चल रहा हो। वे टोपी बदलते हैं, अपने ही शब्दों में अटकते रहते हैं, धड़ाम से गिर पड़ते हैं या आवाज़ करते हुए लंबी लंबी सांसें भरने लगते हैं। ये सब देख के दर्शक हंसते हैं, लेकिन उस हंसी में एक फीकापन छिपा रहता है। वे दोनों किरदार जितनी बार मजाक करते हैं उतनी बार उनकी बेबसी उजागर होती है। वे जितनी बार खामोश होते हैं उतनी बार उनकी गहरी उदासी नज़र आती है। वे एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना उनके पास बचेगा सिर्फ अकेलापन। ऐसा अकेलापन जो सहन करने लायक न होगा। फिर मंच पे आते हैं पोजो और लक्की। ये अजीब जोड़ी मानो डीडी और गोगो की ही परछाई है। एक तरह से ये उन दोनों की पैरोडी है। लकी रस्सी से बंधा हुआ है और पोजो उसे घसीटता हुआ ले आ रहा है। पोजो जो है वो मालिकों जैसी अकड़ से भरा हुआ है, हुक्म पे हुक्म दे रहा है, जबकि लकी बमुश्किल किसी तरह अपने पैरों पे खड़ा रह पाता है। लेकिन मालिक नौकर का ये जो रिश्ता है ये भी कोई टिकाऊ रिश्ता नहीं है। जब लकी को सोचने का हुक्म मिलता है, यानी पोजो से कहता है कि सोचो, तो उसके मुंह से टूटी फूटी फिलोसॉफिकल बातें बाढ़ की तरह निकलने लगती हैं। शुरुआत में तो लॉजिकल बातें निकलती हैं और आखिर में जाके वो बकवास हो जाती हैं। ये सीन एक साथ हंसाता भी है, डराता भी है और मन के भीतर
तरस भी जगाता है। ऐसा लगता है कि मानो वे लोग इंटेलेक्ट की पैरोडी कर रहे हैं, इंसानी जहनियत का, इंसानी बुद्धि का मजाक बना रहे हैं। ऐसा मजाक जिसमें ज्ञान और विजडम आखिरकार शोर और बेमानी बड़बड़ाहट बन के रह जाता है। इन चारों किरदारों के बीच एक दुनिया बनती है, एक कॉमिक दुनिया, एक करुण दुनिया। वे ठिठोली करते हैं, आपस में झगड़ते हैं, मंच पे साथ रहते हैं, एक दूसरे को सहते हैं, और ये सब घटता है एक सूखे पेड़ के नीचे, गोडो नाम के उस शख्स का इंतजार करते हुए जो कभी नहीं आता। असल में इस नाटक के केंद्र में कोई ठोस घटना नहीं है, बल्कि ठहराव है। एक्शन नहीं है, बल्कि सस्पेंशन है, इंतज़ार है। इसका नाम ही है वेटिंग फॉर गोडो, यानी गोडो का इंतज़ार। हर डायलॉग, हर खामोशी, हर अधूरी शुरुआत इसी इंतज़ार के इर्द गिर्द घूमती है। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन इसलिए नहीं रुके हुए हैं कि वे किसी रस्सी से बंधे हैं, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर हर बार हल्की सी एक आस बची रहती है कि शायद कल या शायद आज ही गोडो आ जाएगा। आज नहीं तो शायद कल आ जाए, लेकिन गोडो आएगा। उनके भीतर ये आस बची रहती है। लेकिन ये गोडो है कौन? नाटक में इसका कोई जवाब नहीं मिलता। वो न तो मंच पे आता है, न उसकी आवाज़ सुनाई देती है, न उसका कोई ठोस रंग रूप बताया जाता है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि गोडो दरअसल गॉड है। देखिए, नाम भी एक जैसे हैं, गोडो गॉड। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं गोडो मुक्ति है, गोडो छुटकारा है, या फिर गोडो बदलाव की एक उम्मीद है। असल में ये हो सकता है कि गोडो कुछ भी ना हो। गोडो बस एक नाम हो, एक बहाना हो, जिसकी आड़ में ये दोनों फक्कड़ इंसान सड़क किनारे बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। नाटक की थीम में ये जो खालीपन है, एम्प्टीनेस है, या फिर कहें कि ये जो शून्यता है, यही बेकेट की कलात्मक चतुराई है। यानी हम गोडो को जितना कम जानते हैं, उससे उतनी ही अधिक उम्मीद बनाए रखते हैं। यह इंतज़ार ही असल में हमारी ज़िंदगी का एक मेटाफर बन जाता है। हम भी वक्त काटते रहते हैं, बातों से, खेलों से, झगड़ों से, गले मिलकर छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी का वक्त काटते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें एक तरह का भ्रम देती हैं कि हमारे हर काम का कोई न कोई मीनिंग है। हम कहीं जाने का प्लान करते हैं, लेकिन नहीं जा पाते, वहीं खड़े रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई आएगा और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, पर वो आने वाला कभी नहीं आता। और ऐसे ही दिन पर दिन, घंटे पे घंटा, अभिनय पे अभिनय चलता रहता है। ये नाटक इसी साइकिल को दिखाता है। ये नाटक 2 एक्ट्स में बटा हुआ है और दोनों ही लगभग एक दूसरे की परछाई हैं। वही इंतज़ार, इंतज़ार, इंतज़ार। लड़का आके कहता है कि गोडो कल आएगा, और उसके बाद फिर वही सारी बातें रिपीट होने लगती हैं। दोनों किरदार इंतज़ार से थक के चलने को होते हैं कि उनके मन में फिर एक बार एक आस जन्म लेती है, शायद इस बार गोडो आ जाए। ये ऐसा नाटक है जिसमें समय तो है, लेकिन समय की रफ्तार नहीं है। नाटक यहीं पे ख़त्म होता है जहाँ से वो शुरू हुआ था। वही सवाल उठता है कि हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यही बेकेट का कमाल है। वो जीवन की बेतुकी लय को उघाड़ के सामने रख देते हैं। हम नहीं जानते कि हम यहाँ क्यों हैं, न ये जानते हैं कि हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, फिर भी हम इंतज़ार करते रहते हैं। ये खाली इंतज़ार, ये गोल गोल घूमता इंतज़ार, ये कभी न ख़त्म होने वाला इंतज़ार, ये सब सिर्फ नाटक का विषय नहीं है। ये तो हमारे जीवन की असलियत है, हम सबके जीवन की असलियत। जब दर्शकों ने पहली बार वेटिंग फॉर गोडो देखा था, तो कई लोगों को समझ में नहीं आया था। इसे समझने के लिए वे लोग फिलॉसफी की तरफ दौड़े थे। नाटक मानो 20वीं सदी के बीच के उन विचारों को मंच पे उतार देता है, उन विचारों को जिनके इर्द गिर्द उस समय के तमाम फिलॉसफर घूम रहे थे। ख़ास तौर पर ये 3 बिंदु थे: द कोलैप्स ऑफ सर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता का ढह जाना; द एब्सेंस ऑफ मीनिंग,
यानी अर्थ का गायब हो जाना, और द परसिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस यानी अंत में महज हमारे अस्तित्व का, हमारे वजूद का बचा रह जाना। लेकिन बेकेट कोई फिलोसोफर नहीं थे जो तर्क और सिद्धांत गढ़ते, बल्कि वो तो एक नाटककार थे जो तस्वीरें रचते थे, सीन रचते थे। उनकी फिलॉसफी लॉजिक की किताबों में नहीं थी, बल्कि ढीले जूतों में थी, बार बार टोपी बदलने में थी, और उस खामोशी में थी जो डायलॉग खत्म होने के बाद फैल जाती है। इसके बाद भी इस खामोशी के सुर, इसकी सरगम, इस खामोशी की गूंज साफ साफ सुनाई देती है। इस फिलॉसफी को आइए एक बार देखते हैं। ये एब्सर्डिटी की फिलॉसफी है। एब्सर्डिटी, जिसे सबसे मशहूर ढंग से अल्बेयर कामू ने एक्सप्लेन किया था। कामू के अनुसार हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का एक अर्थ हो, एक मीनिंग हो। हम वो मीनिंग खोजने लगते हैं, लेकिन हमारी खोज पे दुनिया चुप रहती है। वो हमारी किसी खोज का, किसी सवाल का जवाब नहीं देती। जिंदगी का कोई क्लियर मकसद नहीं होता, फिर भी हम सवाल पूछते रहते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ चुप्पी मिलती है। तो नटशेल में ऐसे समझिए कि जिंदगी की मीनिंग खोजने की हमारी चाहत और दुनिया की चुप्पी के बीच जब टकराव होता है, तब एब्सर्डिटी पैदा होती है। एब्सर्डिटी यानी बेतुकापन, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जो लॉजिक से परे जा चुकी है, जो बिल्कुल बेतुकी है, जिसमें कोई तुक नहीं है। जैसे कोई इंसान रात भर आसमान को देखता रहे और पूछता रहे, मैं यहाँ क्यों हूं, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, और आसमान इस सवाल का कोई जवाब न दे, तो उस इंसान की चाह और आसमान की चुप्पी आपस में टकरा के एक एब्सर्ड सिचुएशन बना देती है। वेटिंग फॉर गोडो में भी यही सिचुएशन है। दो फक्कड़ किसी ऐसे का इंतजार कर रहे हैं जो कभी नहीं आता। तो इंतजार के बीच का खालीपन भरने के लिए वे क्या करते हैं? वे किस्से गढ़ते हैं, वे खेल खेलते हैं। वे एब्सर्डिटी को समझाते नहीं हैं, बल्कि एब्सर्डिटी को जीते हैं, साकार जीते हैं। वे हंसते हैं और दुख झेलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां कोई जवाब नहीं मिलता। देखिए, बन गई एक एब्सर्ड सिचुएशन बन गई। एब्सर्डिटी की ये फिलॉसफी इस नाटक की जान है। अब इसके पीछे की दूसरी फिलॉसफी देखते हैं। इस नाटक पे अस्तित्ववाद यानी वजूदियत यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म की छाया है, और बहुत गहरी छाया है। खासकर जॉन पॉल सार्त्र की कट्टर स्वतंत्रता वाली जो अवधारणा है, जिसको कहते हैं रेडिकल फ्रीडम। सार्त्र कहते थे कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी पहले इंसान का अस्तित्व बनता है, पहले इंसान वजूद में आता है, बाद में उसका कोई मकसद बनता है। यानी इंसान का कोई तयशुदा मकसद नहीं है, उसे खुद ही अपने जीवन को एक अर्थ देना पड़ता है। लेकिन बेकेट के किरदार इसी रेडिकल फ्रीडम का शिकार हो जाते हैं। एस्ट्रागोन और व्लादिमीर बार बार कहते हैं कि अब हम चलेंगे, अब सब खत्म कर देंगे, अब अपनी हालत बदल देंगे। लेकिन वे दोनों वहीं अटके रहते हैं, उसी सड़क के किनारे अटके रहते हैं। उनके पास चले जाने की फ्रीडम है, वे स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता उन्हें मुक्ति नहीं देती, बल्कि निष्फलता का एहसास कराती है, यानी फेल होने का एहसास कराती है। तो इस नाटक पे एग्जिस्टेंशियलिज्म की छाया साफ साफ दिखाई देती है। एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिटी को और डिटेल में समझने के लिए मेरा ये वाला लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस नाटक के पीछे एक तीसरी फिलॉसफी भी है। एक पुराने और महान फिलॉसफर हुआ करते थे, किरकेगार्ड। उनकी एक फिलॉसफी है जिसे कहते हैं लीप ऑफ फेथ, यानी आस्था की छलांग, यानी भरोसे के साथ उठाया गया कदम। किरकेगार्ड ने कहा था कि जब जीवन एब्सर्डिटी से भरा लगे, तब आदमी तर्क से परे जाकर, लॉजिक से परे जाकर
ईश्वर में छलांग लगा सकता है, पूरी आस्था के साथ, पूरे भरोसे के साथ। यानी जब इंसान को यह महसूस होता है कि अब उसके सवालों का जवाब किसी लॉजिक से नहीं मिलने वाला, तो वो लॉजिक का सहारा छोड़ देता है, तब वो ईश्वर में भरोसे का सहारा ले लेता है। एक बहुत आसान उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा ऊंचाई से कूदने से डर रहा है। उसके पापा नीचे खड़े हैं और कहते हैं, कूदो, मैं पकड़ लूंगा। बच्चा जानता है कि अगर गिर गया तो चोट लग सकती है। उसका दिमाग कहता है मत कूद, लेकिन नीचे पापा खड़े हैं। वो अपना डर छोड़ के अचानक कूद पड़ता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि उसके पापा उसे पकड़ लेंगे। ये है लीप ऑफ फेथ, लॉजिक के परे जाकर भरोसे के दम पे कदम उठाना। इंसान को यह भरोसा हो जाता है कि नीचे ईश्वर खड़े हैं, और भले मुझे कूदने से डर लगता है, लेकिन मैं कूद जाऊंगा, क्योंकि नीचे खड़े ईश्वर मुझे कैच कर लेंगे। आपका दिमाग कहता है कि इस धंधे में घाटा होगा, लेकिन दिल के भीतर एक आवाज़ कहती है, भगवान का नाम लेके कूद पड़, भगवान संभाल लेगा। यही है लीप ऑफ फेथ। बेकेट के नाटक में गोडो एक तरह से इसी छलांग के प्रतीक जैसा लगता है। शायद गोडो ही गॉड है, शायद गोडो ही मुक्ति है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये छलांग कभी कंप्लीट नहीं होती। आस्था हर बार टल जाती है, छलांग पूरी नहीं हो पाती। हर एक्ट के अंत में वही लड़का आता है, फिर से संदेश लाता है कि गोडो कल आएगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। बेकेट का एक बड़ा कमाल यह है कि वो मंच पे फिलॉसफी का कोई उपदेश नहीं देते। वे उस फिलॉसफी को एक जीते जागते रूप में दिखाते हैं। एब्सर्डिटी यानी अर्थ की चाहत, और गूंगे ब्रह्मांड की टकराहट। एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी जिसमें स्वतंत्रता मुक्ति नहीं बल्कि पंगु बना देती है। आस्था जो आते आते हर बार टल जाती है। बेकेट हमें इन विचारों को समझाने नहीं बैठते, बल्कि वे हमें विचारों के बीच में खड़ा कर देते हैं। देखिए, सब कुछ रिपीट हो रहा है, सब कुछ खालीपन है, एक चुभती हुई सी खामोशी है। तभी एस्ट्रागोन पूछता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और व्लादिमीर कहता है, गोडो का इंतजार। यहीं पे नाटक समाप्त हो जाता है। आखिरकार इस नाटक की दार्शनिक ताकत इस बात में है कि यह कोई समाधान नहीं देता। वो हमें न तो स्पष्टता की ओर ले जाता है, ना ही कोई सांत्वना देता है, ना ही कोई दिलासा देता है। ये बस हमारे हालात का आईना बन के खड़ा हो जाता है। अनिश्चित हालात, बेचैन हालात, और लगातार इंतज़ार के उन हालात में उन जवाबों के लिए जो कभी आने वाले नहीं हैं, जो कभी मिलने वाले नहीं हैं। ये नाटक अपनी सदी का बच्चा है, यानी चाइल्ड ऑफ द सेंचुरी। जो फिलॉसफी उन बरसों में चल रही थी, ये नाटक उसे दिखाता है। बेकेट ने इसे 50 के दशक की शुरुआत में लिखा था, ठीक दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और इस नाटक का जो उजाड़ दृश्य परिदृश्य है, उसी तबाही की छाप से भरा हुआ है। यूरोप तब खंडहरों में पड़ा था, शहर मलबे में तब्दील हुआ था, लोग जिंदा बच जाने की सज़ा पा रहे थे, एक तरह से सज़ा ढो रहे थे। तो गोडो के मंच पे क्या है? एक खाली सड़क है, बिना पत्तों वाला एक पेड़ है, एक अनिश्चित आसमान है। ये सब कुछ जो है ना, ये किसी देहाती तस्वीर से ज़्यादा प्रलय के बाद की दुनिया की तस्वीर नज़र आती है। बेकेट ने वे बरस गहराई से जिए थे। 1940 में जब पेरिस नाज़ी कब्जे में चला गया था, तो बेकेट चाहते तो आयरलैंड लौट सकते थे, जो कि ज़्यादा सेफ डिसीज़न होता, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने पेरिस में रुकना चुना। उन्होंने पेरिस में ग्लोरिया नाम के एक गुप्त नेटवर्क में कुरियर की तरह काम किया। वो संदेशा पहुंचाते थे, रोज़ उनकी जान जोखिम में पड़ी रहती थी। 1942 में जब ये नेटवर्क पकड़ा गया, तो बेकेट और उनकी जीवन संगिनी सुजान किसी तरह गेस्टापो की पकड़ से बच निकले और पैदल ही दक्षिण दिशा की ओर भागे। वे एक लंबी दूरी तक पैदल चलते रहे, नाज़ियों से
मुक्त किसी क्षेत्र में पहुंचे और अंततः रूसियो नाम के एक गांव में शरण ली। वे वहां फर्जी कागजात के सहारे रहे, दिन में खेतों में काम करते, रात को चोरी छुपे लिखते, हमेशा पकड़े जाने का डर सताता रहता। तो ये सारे अनुभव, युद्ध की ये सारी परछाई बेकेट के भीतर बहुत गहरे तक उतर चुकी थी। वेटिंग फॉर गोडो में बार बार पिटाई की बात होती है, भूख की बात होती है, अजनबियों का डर दिखाया जाता है और आने वाले कल की अनिश्चितता की बातें की जाती हैं। देखिए, वे लोग फक्कड़ हैं, बिना किसी आसरे के हैं। ये दृश्य उन करोड़ों लोगों की याद दिलाता है जो युद्ध के बाद उजड़ गए थे। शरणार्थी, कैदी, निर्वासित, रिफ्यूजी कैंपों में फंसे हुए इंसानों की तस्वीर। स्कॉलर्स ने इस बात को बहुत अच्छी तरह नोट किया है कि जब कभी संकटग्रस्त जगहों में इस नाटक का मंचन हुआ, जैसे सरायेवो की घेराबंदी के दौरान, या फिर दक्षिण अफ्रीका की बस्तियों में रेसिज्म के दौर में, या फिर अमेरिकी जेलों में, ऐसी तमाम संकटग्रस्त जगहों पर यह नाटक एक अलग ही ताकत से गूंजता है, मानो यह नाटक उसी जगह के लिए लिखा गया हो। इस तरह गोडो की ऐतिहासिक परछाई एक दोहरी परछाई है। एक और ये यूरोप का आईना है, जैसा बेकेट ने खुद देखा था, थका हुआ, टूटा हुआ, महज जीने तक सीमित यूरोप। लेकिन दूसरी ओर ये उस पल से आगे निकल जाता है, हर उस जगह बोल उठता है जहां लोग मुक्ति का इंतज़ार करते करते थक चुके होते हैं, फिर भी छोटी छोटी रस्मों और छोटी छोटी उम्मीदों से चिपके रहते हैं। यही वजह है कि सिपाहियों ने, कैदियों ने, बचे खुचे लोगों ने एस्ट्रागोन और व्लादिमीर के भीतर खुद को पहचानना शुरू किया। उनका इंतज़ार कोई एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं है, बल्कि सहने और टिके रहने की असल गूंज है। आखिर वेटिंग फॉर गोडो आज भी क्यों रेलेवेंट है? क्यों 70 बरस बाद भी लोग लौट लौट के उन दोनों किरदारों को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वही हरकतें दोहराते रहते हैं और उस शख्स का इंतज़ार करते हैं जो कभी नहीं आएगा? जवाब छिपा है इस नाटक की खाली जगह में, उस खालीपन में जो हमारे अपने जीवन में मौजूद है। ये केवल बड़े संकटों की नहीं, बल्कि उस शांत साधारण इंतज़ार की भी कहानी है जो हर दिन हमारे अस्तित्व को गढ़ता रहता है। हमारा अस्तित्व एक इंतज़ार के द्वारा गढ़ा जाता है। सोचिए, हम कितने घंटे वेटिंग रूम में काटते हैं, अस्पतालों में, सरकारी दफ्तरों में, हवाई अड्डों पे, रेलवे स्टेशनों पर। घड़ी की सुइयां रेंगती रहती हैं, समय का आकार बिगड़ता रहता है और तब छोटी छोटी रस्में जन्म लेती हैं। हम किसी रस्म की तरह बार बार घड़ी को झांक के देखते हैं, बार बार कागज़ उलटते पलटते रहते हैं, फ़ोन को देखते हैं, अजनबियों से टूटी फूटी बातें करते हैं, और ये सब किसी रस्म की तरह करते हैं। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन, उनकी तरह हम भी उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं जिसका आना हमारे हाथ में नहीं है, और उस खालीपन को हम इन रस्मों और इन बेतुकी बातों से भरते रहते हैं। फिर सोचिए, ये निजी इंतज़ार जो हम सब ने कभी न कभी किया होगा, वो फ़ोन कॉल जिसका हम इंतज़ार करते हैं लेकिन जो नहीं आता, वो चिट्ठी जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे लेकिन जो कभी नहीं पहुंचती, नौकरी की खबर का इंतज़ार, किसी प्रेमी के वापस आने का इंतज़ार। ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का गोडो हैं। हम सब अपने अपने गोडों का इंतज़ार करते हैं। हम सब अपने अपने गोडों के इंतज़ार में दिन गिनते रहते हैं, एक धुंधले वादे के सहारे कि शायद कल आ जाए, इस आस के साथ कि शायद कल आ जाए, और फिर ये कल अगले कल में तब्दील हो जाता है और धीरे धीरे ये इंतज़ार हमारे जीने का ढंग, हमारे जीने का सलीका बन जाता है। और देखिए, समाज के स्तर पे भी यही होता है। गरीबी मिट जाएगी, हम इंतज़ार करते हैं, ये गोडो है। बारिश होगी तो शहर में पानी नहीं भरेगा, गड्ढे ठीक हो जाएंगे, हम इंतज़ार करते हैं इस बात का भी, ये भी गोडो है। इंसान सुधर जाएगा, हम इंतज़ार करते हैं उसके सुधरने का, ये भी एक गोडो है। न केवल निजी तौर पे हम, बल्कि हमारा पूरा समाज अपने लेवल पे अपने गोडो का इंतज़ार करता रहता है, और वो गोडो
कभी नहीं आता। तो एक बड़े लेवल पे ये नाटक हर उस समाज से, हर उस संस्कृति से संवाद करता है जिसने निराशा का स्वाद चखा हो। हर उस जनता से संवाद करता है जो एक फ्रूटलेस इंतजार में लगी रहती है। और फिर सबसे बड़ा इंतजार क्या है? मौत का इंतजार। हम दिन काटते हैं, समय भरने के लिए छोटे छोटे खेल गढ़ते हैं, किस्से सुनाते हैं, चुप्पी से बचने के लिए तमाम तरह की तरकीबें लगाते हैं, और फिर भीतर से जानते हैं कि वो जो अंतिम आगमन है वो गोडो की तरह नहीं, अनिश्चित रूप से नहीं, बल्कि निश्चित रूप से आएगा। बेकेट इस सच्चाई को हल्के तरीके से, लगभग खेल खेल में छूते हैं, लेकिन उसकी परछाई पूरे नाटक पे फैली रहती है। ये मौत वाला गोडो ज़रूर आता है। बेकेट इस बात को दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये बात हमें खुद ब खुद समझ में आ जाती है। वेटिंग फॉर गोडो की ताकत इसी बात में है। आप सवाल पूछते हैं, ये नाटक जवाब नहीं देता, बल्कि उसे टाल देता है। आप जवाब का इंतज़ार करने लगते हैं, जवाब आपके लिए गोडो बन जाता है। और तभी एक लड़का आके कहता है, गोडो कल आएगा। आज इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट में दिल बना दीजिए या अपनी बात तफसील से लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब के साथ। तब तक नमस्ते।